हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकंड के थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ चैप्टर यानी कि फोर्थ पोएम को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। अब देखिए ये जो पोएम है किसके द्वारा राइट की गई है, तो ये थॉमस ग्रे के द्वारा राइट की गई है, थॉमस ग्रे। तो आपको क्या याद रखना है, पोइट का नेम याद रखना है और साथ में इसके पोएम कौन सी है इसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि थर्ड सेम में आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन आता है जो आपका सबसे पहले है जो वो होता है एक्सप्लेनेशन इसकी, यानी कि 8 मार्क्स की आपकी एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सप्लेनेशन आती है 8 मार्क्स की। और उसके बाद 6 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो आपको 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में आंसर देने पड़ते हैं। और उसके बाद आता है देखिए 12 मार्क्स का ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन। और इसके बाद आता है आपका 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं, यानी टोटल 12 मार्क्स के आते हैं। और यहीं से क्या आता है, यहीं से आता है 6 मार्क्स का एक स्टैंजा दे दिया जाता है जिसमें से आपसे फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइस पूछी जाती है, यानी कि इसमें किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार कौन सा यूज हुआ है, या फिर इसमें किस टाइप का आपने सोनेट यूज किया है, लिरिक है, क्या इस पोइम के अंदर दर्शाया गया है, यानी कि ये पोइम एक सोनेट में लिखी गई है या लिरिक में लिखी गई है। तो ये सभी चीजें इसमें आती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हर चीज के बारे में पता होना चाहिए जो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। अब देखिए यहाँ सबसे पहले बात करें तो ये पोइम है, जो इसके पोइट का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम रहेगा, थॉमस ग्रे। अब देखिए इसका नाम मैं आपको पोइम करवाने के बाद याद करवा दूंगी। यहाँ आज हम कंप्लीट पोइम नहीं करेंगे एक ही लेक्चर में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारी पोइम, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एलिजी वर्ड है। एलिजी होता क्या है, एलिजी क्या होती है, एक मॉर्नफुल पोइट्री होती है, यानी कि एक वर्स होता है। मॉर्नफुल क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति की डेथ पर हम शोक व्यक्त करते हैं, यानी किसी की व्यक्ति की डेथ पर जब हम शोक व्यक्त करते हैं, बहुत दुख जताते हैं, रोना धोना वहां पर शो किया जाता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, एलिजी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए एलिजी है जो ये रिटन, तो ये कहाँ राइट की गई है, तो ये कहाँ राइट की गई है, इन कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री क्या है यहाँ पर, कंट्री कोई यहाँ पर पूरा देश नहीं है, यानी पूरे देश की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर कंट्री का अर्थ क्या होगा, तो वो होगा देहात में, यानी कि रूरल एरियाज, रूरल एरिया। यानी कि ये पोइम है, ये एलिजी है, यानी ये शोक व्यक्त करने वाली कविता है। कहाँ लिखी गई है, ये रूरल एरिया में लिखी गई है, यानी कि रूरल एरिया के अंदर जो क्या है, एक चर्चयार्ड यानी एक गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, और उसमें क्या बना हुआ है, चर्चयार्ड। चर्च क्या होता है आपको पता है, और यार्ड क्या होता है, चर्चयार्ड को पूरा मिलाए तो क्या होता है, वो एक कब्रिस्तान। तो क्या रहेगा, ये एक कब्रिस्तान। तो देखिए जो चर्च का यार्ड है, चर्च के यार्ड का यूज किया जाता है मरे हुओं को दफनाने के लिए, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर होता है, यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर, ईसाई धर्म के अंदर क्या किया जाता है, चर्च में ही लोगों को दफनाया जाता है। तो ये चर्च का यार्ड है, यानी कि ये क्या है, एक कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान पर ही ये पोइम बेस्ड है। अब देखिए इस पोइम के थीम की बात करें तो जो ये पोइट है थॉमस ग्रे, तो उसने इसके अंदर पहले तो देखिए यहाँ पर जो एलिजी है जो शोक व्यक्त करने वाली कविता है। अब शोक किस चीज के ऊपर यहाँ पर पोइट है जो वो शोक व्यक्त करता है, मोर्न दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि आपको ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए मोर्न किसकी डेथ पर, किसी की डेथ पर ही हम शोक व्यक्त करते हैं एलिजी में। तो किसकी डेथ पर है ये, तो वो है रिचर्ड वेस्ट। रिचर्ड आपको याद रखना है, रिचर्ड वेस्ट कौन थे, इनके बेस्ट फ्रेंड थे। तो कौन थे ये, इनके बेस्ट फ्रेंड, एक क्लोज फ्रेंड थे, इनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे, जो इनकी लाइफ टाइम में इनके साथ रहे हमेशा।
तो ये क्या थे, इनके बेस्ट फ्रेंड थे। तो ये आपको याद रखना है। रिचर्ड वेस्ट कौन थे, रिचर्ड वेस्ट इनके बेस्ट फ्रेंड थे और इन्हीं की डेथ पर ये एलेजी राइट की गई थी, यानी कि इन्हीं की डेथ पर दुख व्यक्त करने के लिए पोइम लिखी गई थी। अब देखिए जब ये पोइम लिखी गई थी, ये एलेजी लिखी गई थी, तो ये कब लिखी गई थी, तो ये 1742 में इसके फ्रेंड की डेथ होती है रिचर्ड वेस्ट की, और उसकी डेथ पर ये लिखी जाती है, पर ये पब्लिश नहीं की गई उस टाइम। ये पब्लिश कब की गई, तो देखिए ये तो सिर्फ राइट की गई थी 1742 में, यानी 1742 में इस एलेजी को राइट किया गया, और पब्लिश कब किया गया, वो किया गया था 1751 में, यानी कि 1751 में इसको पब्लिश किया गया। अब बात करते हैं, देखिए जब ये पब्लिश की गई थी रिचर्ड वेस्ट की डेथ पर की गई थी, और ये क्या है, एक शोक व्यक्त करने वाली कविता है जो कहाँ पर लिखी गई है, सारा वर्णन किसका है, तो वो है कब्रिस्तान का, यानी कि चर्चयार्ड का यहाँ पर वर्णन है, जो कहाँ पर बना हुआ है, जो एक रूरल एरिया में बना हुआ है, एक ग्रामीण क्षेत्र में ये एरिया बना हुआ है। अब देखिए जो ये पोइम है इसका थीम क्या है, तो इसका थीम क्या रहेगा, इस पोइम के अंदर हमें, इस एलेजी के अंदर एक बात नोट करने को मिलेगी कि जो ये पोइम है यहाँ पर दुख नहीं व्यक्त किया गया। बेशक से ये इनके फ्रेंड की डेथ पर लिखी गई है, मोर्नफुल पोइम है जो कि एक एलेजी है, पर फिर भी इसके अंदर कहीं भी रिचर्ड वेस्ट का नाम नहीं आता, ना ही कहीं पर दुख जताया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या शो किया गया है कि कोई भी व्यक्ति मरता है जब, चाहे वो अमीर है या गरीब है, सबको ही कहाँ जाना है, कब्र में जाना है, कब्र सबको एक जैसी ही मिलेगी। तो ये इस पोइम का थीम है। तो ये आपको याद रखना है कि पोइम के अंदर इसकी डेथ पर, इसके फ्रेंड की डेथ पर कुछ भी शोक व्यक्त करने वाली चीज नहीं दर्शाई गई है, बल्कि क्या दिखाया गया है, वहां के कब्रिस्तान का वर्णन किया गया है, और क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर है या गरीब है, लास्ट में सबका स्थान कहाँ होता है, तो वो होता है एक कब्र के अंदर। तो अब देखिए हम पोइम स्टार्ट करते हैं। तो पोइम है जो ये एक एलेजी है, आपको बताया है मैंने, अभी रिपीट कर रही हूँ बार बार ताकि आपको ये लर्न हो जाए। थॉमस ग्रे इसका पोएट है, थॉमस ग्रे इसका पोएट है। अब देखिए जब ये पोइम स्टार्ट होती है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखाया गया है, द कर्फ्यू टोल्स। अब देखिए पोएट है जो कहाँ जाता है, अपने देहात में, अपने ग्रामीण एरिया के चर्चयार्ड में जाता है, वहाँ की विजिट करता है, पर जब वो वहाँ पर जाता है तो उसका ध्यान कहाँ जाता है, कब्रों पर जाता है, और वहाँ जो दिन ढल रहा है, टाइम कैसा है, ये आपको फर्स्ट लाइन में पता चलेगा कि यहाँ पर टाइम कैसा है। तो देखिए यहाँ क्या दिखाया गया है, द कर्फ्यू टोल्स, कुछ वर्ड्स है यहाँ पर जो क्या दिखाएंगे कि टाइम कौन सा है, और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, द कर्फ्यू टोल्स। अब देखिए जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू होता है जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम क्या लगा देते हैं, स्टे लगा देते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसको ही हम कर्फ्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर कर्फ्यू क्या है, कर्फ्यू है एक ऐसा टाइम जिस टाइम पर लोग अपने घरों में चले जाएंगे और वो एक विराम की स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि वो अपने घरों में ही ठहर जाएंगे, और फिर कब आएंगे, जब ये कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। तो अपने घरों में लोग कब चले जाते हैं और उसके बाद एक कर्फ्यू सा लग जाता है और वापस आ जाते हैं, तो वो टाइम कौन सा रहता है। अब देखिए नेक्स्ट एक बार और बता देती हूँ मैं, यहाँ पर है टोल्स। टोल्स का यहाँ पर मीनिंग है, वैसे तो टोल्स होता है एक रिंगिंग साउंड होती है, यानी घंटी बजने की आवाज, पर यहाँ पर देखिए इसका क्या है मीनिंग, तो यहाँ पर रहेगा रिंग, यानी कि कोई घंटी है जो। टोल्स द नेल। अब ये नेल क्या होता है, नेल एक ऐसी साउंड होती है, रिंगिंग साउंड होती है जो चर्च में बजाई जाती है। अब चर्च में एक साउंड यानी कि घंटे की आवाज की जाती है, पर ये किस टाइम पर की जाती है, वो की जाती है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, यानी किसी व्यक्ति के मरने पर जब एक घंटी बजाई जाती है उसके फ्यूनरल पर। अब फ्यूनरल क्या होता है, फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार। फ्यूनरल पर यानी जब संस्कार किया जाता है, किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उस समय पर ये नेल है जो, ये घंटी है जो ये बजाई जाती है किसी का संस्कार करने के लिए, मरते ही किसी व्यक्ति के, तो ये बजाई जाती है। ये 3 टाइप्स की होती है, पर हमें क्या याद रखना है, हमें तो पोइम के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये घंटी बजती है जब किसी व्यक्ति का फ्यूनरल किया जाता है, यानी अब उस व्यक्ति की विदाई की जानी है, कहाँ से, इस दुनिया से। जब उस व्यक्ति का
पार्टिंग टाइम है, यानी कि अलग होने का समय होता है, तो उस टाइम पे ये नेल होती है, जो ये घंटी होती है, तो ये बजाई जाती है। और एक कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है, वो कब होती है? वो भी पार्टिंग डे पर ही होती है, यानी सब अपने घरों में चले जाते हैं। तो वो कब होता है? वो होता है इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में आपने देखा होगा सभी कामकाज अपना निपटाने के बाद कहाँ चले जाते हैं? सभी अपने घरों में चले जाते हैं। तो देखिए इवनिंग टाइम में क्या होता है? सभी अपने घरों में चले जाते हैं और रिंग यहाँ पर बजती है किस चीज की? नेल की, यानी किसी के मरने की, यानी कोई इस दुनिया से विदाई ले रहा है ऑफ पार्टिंग डे। और उसका क्या है? ये पार्टिंग डे है। अब पार्टिंग डे क्या दिखाता है यहाँ पर कि ये टाइम क्या रहेगा? इवनिंग टाइम। तो पोइम देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन निकाल कर आया, बट टाइम ऑफ द डे इन द पोइम। तो बट टाइम ऑफ द डे इट इज द इवनिंग टाइम। तो ये कैसा टाइम है? ये इवनिंग टाइम है, यानी शाम का समय है, सभी अपने घरों में जा रहे हैं। तो यानी कि लोग विदाई ले रहे हैं, और जो दिन है, इवनिंग है, सूर्य है जो, वो भी अस्त हो रहा है, वो भी विदाई ले रहा है, और ये लोग भी यहाँ से विदाई ले रहे हैं। अब ये देखिए ट्यूनिंग सारी कैसी है? बिल्कुल मतलब जैसे कि चर्च की कब्रिस्तान की होती है, वही ट्यूनिंग यहाँ पर शो की गई है। विदाई लेने से क्या अर्थ निकल कर आता है? एक दुख की अवस्था निकल कर आती है, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये टाइम कैसा हुआ? इवनिंग टाइम है, घंटी बज रही है चर्च की, जो क्या संकेत कर रही है? पार्टिंग डे का, कि दिन खत्म हो रहा है। द लूइंग हर्ड, तो देखिए लूइंग क्या होता है? लूइंग होता है अ डीप लॉन्ग साउंड ऑफ अ काउ, अ डीप लॉन्ग साउंड ऑफ अ काउ। तो यहीं पर मैं आपको देखिए लिखकर बताती रहूंगी। तो यहां पर लूइंग क्या होता है? लूइंग होता है अ डीप लॉन्ग साउंड ऑफ अ काउ। जब कोई गाय होती है, कोई शीप होती है, शीप क्या होती है? शीप होती है, कोई भेड़ वगैरह होती है, तो जब ये बहुत ऊंची आवाज में, बहुत ही ऊंची आवाज में एक बहुत देर तक अपनी आवाज करती रहती है। आपने एक गाय की आवाज सुनी होगी, लंबे टाइम तक वो करहाती सी है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लूइंग। तो लूइंग हर्ड, हर्ड क्या होता है? हर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ कैटल्स, यानी कि मवेशियों का झुंड। हर्ड क्या होता है? हर्ड होता है ग्रुप, या फिर फ्लोक्स कह सकते हो आप, फ्लोक ऑफ कैटल, फ्लोक ऑफ कैटल, यानी कि मवेशियों का जो झुंड है वो आवाज करता हुआ जा रहा है। विंड स्लोली, ये देखिए OER, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है ये। तो ये किसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है? तो ये है ओवर की। विंड स्लोली ओवर द ली। अब ली क्या होता है? ली होता है मिडोज। मिडोज क्या होता है? चरागाह, चरागाह, जिसको हम पास्चर भी कहते हैं, पास्चर। अब देखिए ये मिडोज क्या है? ये घास के मैदान होते हैं, और उनमें जो ये लूइंग हर्ड है, यानी कराहती हुई जो गाय है, वो कहाँ पर जा रही है? वो जा रही है ली में, यानी कि वो यहाँ से अपना चारा वगैरह खाने के बाद यहाँ से जा रही है विंड स्लोली। और यहाँ पर क्या चल रही है? यहाँ पर हवा चल रही है। कहाँ? वो भी ली में। ली क्या है यहाँ पर? मिडोज, यानी घास के मैदान में क्या चल रही है? हवा चल रही है। और वहां पर ये खाने के बाद, यानी चारा खाने के बाद, जो ये लूइंग हर्ड है, चिल्लाती हुई गाय है, वो अपने घरों की तरफ चल पड़ी है। द प्लोमैन, अब देखिए प्लाउमैन या प्लोमैन क्या होता है? प्लाउमैन होता है एक हल के साथ कार्य करने वाला फार्मर, यानी कि एक ऐसा फार्मर जो किसके साथ? प्लो के साथ। तो देखिए प्लो क्या होता है? जिसको प्लो क्या होता है? प्लो होता है हल। तो ये प्लोमैन होता है, जो इससे ही निकला है प्लोमैन, यानी कि एक हल चलाने वाला फार्मर। अब ये फार्मर है जो अपने लेबर करने के बाद, मजदूरी करने के बाद कहाँ जा रहा है? होमवर्ड, यानी वो अपने घर की तरफ चल पड़ा है। प्लोड्स हिज वेरी वे, और देखिए यहाँ पर प्लोड्स करता है। प्लोड क्या होता है? प्लोड होता है टू वॉक स्लोली। तो क्या होता है ये? टू वॉक स्लोली, यानी कि बहुत धीरे धीरे चलना। अब ये धीरे धीरे क्यों चल रहा है? हिज बियरी वे, क्योंकि ये बियरी है। बियरी क्या होता है? बियरी होता है वेरी टायर्ड।
तो देखिए आप ये साथ के साथ लिखते जाइए, वेरी टायर्ड। वेरी क्या होता है, वेरी टायर्ड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थक चुका है इसलिए ये वेरी स्लोली मूव कर रहा है किस तरफ, अपने घर की तरफ, बेमीन रास्ते में। अब देखिए एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और देखिए जैसे जैसे ये प्लोमैन है, तो जैसे जैसे ये प्लोमैन है चलता जा रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसके पीछे पीछे एक घना अंधेरा छा रहा है। यानी कि वो अपने घरों की तरफ जब जा रहे हैं सभी, यानी वो अपने घरों की तरफ चल पड़े हैं और ये इवनिंग टाइम है और इसलिए दिन छिपता जा रहा है और वहां पर पीछे क्या छूटता जा रहा है, अंधेरा छूटता जा रहा है, जो कि पोइट के एंड टू मी, और साथ में ये पोइट को पीछे छोड़ रही है और साथ में ये अंधेरे को, यानी पोइट अभी भी वहां पर है अंधेरे में, वो यहाँ पर बैठा हुआ है और इस चर्च के कब्रिस्तान को देख रहा है। तो आपको एक चीज यहाँ पर नोट करनी है कि कहीं भी ये घोस्टली सीन नहीं दिखाता, कोई भी भूत प्रेत का सीन यहाँ पर नहीं दिखाता, वो अंधेरे में यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी कि इवनिंग टाइम है, दिन छिप चुका है, सूरज छिप चुका है, सनसेट का टाइम है और क्या होता है वहां पर सभी अपने घरों की ओर जा रहे हैं और पोइट यहाँ पर अभी तक ऑब्जर्व कर रहा है किसको, चर्चयार्ड को, यानी इस कब्रिस्तान को। तो देखिए यहाँ पर अब आपको कुछ चीजें नोट करनी है। जो ये 4 लाइंस है, आपको याद रखना है कि जो 4 लाइंस का एक स्टैंजा होता है, कि जो 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्वार्ट्रेन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्वार्ट्रेन कहते हैं। यानी कि आपको क्या याद रखना है, यहां से ये पोइम कैसे लिखी गई है, तो ये लिखी गई है हीरोइक क्वार्ट्रेन में। हीरोइक HEROIC हीरोइक क्वार्ट्रेन में ये पोइम लिखी गई है। यानी इसका स्टाइल कैसा है, हीरोइक क्वार्ट्रेन इसका स्टाइल है लिखने का। क्वार्ट्रेन क्या होता है, 4 लाइन स्टैंजा, 4 लाइन स्टैंजा। तो ये आपको याद रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएगी मैं आपको ये बताती जाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे हमारे। अब देखिए ये जो ये स्टैंजा है कैसा है, 4 लाइन का है, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 4 लाइन का स्टैंजा है तो इसको हम क्वार्ट्रेन कहते हैं। तो पोइम किस में लिखी गई है, हीरोइक क्वार्ट्रेन में। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये पोइम क्या है, एक लिरिक है। क्या है ये पोइम, एक लिरिकल पोइम है। लिरिकल पोइम जो एक ट्यून में चलती है, तो ये एक लिरिकल पोइम है। तो इसलिए आपको जो 6 मार्क्स का आता है एक स्टैंजा देकर, उसमें पूछा जाएगा आपसे कि स्टैंजा देकर पूछा जाएगा कि किस टाइप की पोइम है, तो आना है कि ये एक लिरिकल पोइम है। और यहीं से आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज ए लिरिक, तो वहां पर आपको ये याद करना है। तो यानी कि मैं हिंट दे सकती हूँ यहाँ से कि आपको क्या याद करके चलना है। तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको लिरिक याद करना है यहाँ से, यानी पोएटिक डिवाइस क्या रहेगी इसकी, लिरिकल रहेगी। तो लिरिक आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए यहाँ से एक और बात बताती हूँ, 2 चीजें आपको याद रखनी है ये। अब थर्ड चीज क्या याद रखनी है, यहाँ से पूछा जाता है राइम स्कीम। अब देखिए इसकी राइम स्कीम क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया लास्ट में, आपको राइम स्कीम कैसे ढूंढनी होती है, जो ये लास्ट वर्ड होते हैं स्टैंजे के उनको आपको मैच करना होता है। तो देखिए ये डे है, डे के साथ क्या ली, ये क्या सेम साउंड है, डे ली, इसका कोई सेम एक साउंड निकल कर नहीं आती, यानी इनके रिदम बिल्कुल अलग अलग है। तो आपको क्या याद रखना है, राइम स्कीम याद करना है, राइम स्कीम। तो राइम स्कीम का आपको पता होना चाहिए हर पोइम में क्या राइम स्कीम चल रही है। तो ये देखिए डे, डे के साथ किसकी ट्यून मैच होती है, तो वो होती है वे, डे वे। और ली मी, तो यहां से इनकी सेम ट्यूनिंग है। तो जहां पर सेम ट्यूनिंग होती है हम उनको सेम नाम दे देते हैं। तो डे में क्या है, ए, और ली ये अलग ट्यून है तो इसको नाम हमने दे दिया बी। अब डे के साथ क्या मैच करता है, बे, तो इसको भी हमने क्या नाम दिया, वो दिया ए। और मी आया है जो, उसको क्या नाम दिया, ली मी, तो इसका नाम बी था तो इसको भी हमने क्या नाम दिया, बी। तो इस पोइम की जो राइम स्कीम रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी ए बी। तो ये क्या है, इसकी राइम स्कीम है। तो इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अब आपसे देखिए यहां से पूछ लिया जाता है कि किस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, तो फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहां पर आपने देखा कि जो प्लोमैन है,
वो क्या है, बियरी है, यानी वो थक चुका है। पर ये लगाया वर्ड किसके साथ, वे के साथ। अब जहां पर हम किसी व्यक्ति के साथ उसका वर्ड यूज नहीं करते, पर हम उस वर्ड को किसी और के साथ ट्रांसफर कर देते हैं, यानी हम उस वर्ड को किसी ठीक जगह पर लिखने के बजाय प्लोमैन के साथ हमने बेयरी का यूज करना था, पर हमने यहाँ पर नहीं किया, हमने किसका यूज किया, यहाँ पर वे का यूज। अब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, इस वर्ड को किसके पास ट्रांसफर कर दिया, वे के पास। तो इसलिए ये किस टाइप के डिवाइस हुई, आपको यहीं से छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। तो किस टाइप की डिवाइस हुई, तो ये हुई ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ये आपको याद रखनी है, फिगर ऑफ स्पीच, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब देखिए ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब इसमें क्या दिखाया गया है, टाइम कैसा है, इवनिंग टाइम है, और जो यहाँ पर एक बेल बजती है जो किस टाइम की प्रतीक है, वो है एक विदाई की प्रतीक है, यानी एक फेयरवेल की प्रतीक है, यानी पूरा दिन बीत चुका है, विदाई का टाइम आ चुका है। किसकी विदाई है यहाँ पर, नेल में तो शो होता है किसी व्यक्ति की विदाई है इस दुनिया से, और पार्टिंग डे में किसकी विदाई है, ये तो वो है इवनिंग टाइम की भी विदाई होने वाली है, यानी कि रात होने वाली है। अब देखिए टाइम कैसा है, वैसे ये इवनिंग टाइम है। द लूइंग हर्ड, जो बोलने वाली चिल्लाती हुई जो गाय है वो क्या कर रही है, चरागाह में चरने के बाद जा रही है। द प्लोमैन होमवर्ड, और जो प्लोमैन है जो एक हल के साथ काम करने वाला फार्मर है, वो क्या करता है, लेबर करने के बाद, अपना परिश्रम करने के बाद, काम करने के बाद किस तरफ जाता है, वो जाता है अपने घर की तरफ चल पड़ता है, और वो बिल्कुल थका हुआ है, इसलिए वो वेरी स्लोली मूव कर रहा है, बहुत धीरे धीरे वो चल रहा है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टैंजा, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, और उसके जाते ही पीछे क्या छूटता जाता है, तो वो डार्कनेस है। डार्कनेस मीन अंधेरा छूटता जाता है, और वो पोइट को कहाँ छोड़ देता है, अंधेरे में छोड़ता हुआ जा रहा है, यानी पोइट पर भी क्या छा रहा है, अब अंधेरा, यानी कि वो पहले बैठा हुआ था तो उस टाइम पे रोशनी रही होगी, अब जैसे जैसे दिन छिप रहा है तो वो अंधेरे में बैठा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए जो सेकंड है स्टैंजा, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। अभी देखिए हमने यहाँ पर इसके पिछले स्टैंजे के अंदर देखा, उस पर ही ये बेस्ड है ये स्टैंजा, यानी उस पर ही आधारित है। अब क्या होगा, जैसे जैसे दिन छिपता जा रहा है, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप, अब ये फेड हो रहा है, फेड मीन धुंधला हो जाना बिल्कुल, अब ये फेड हो रहा है। यहाँ का ग्लिमरिंग, ग्लिम क्या होता है, एक शाइन होती है, शाइनिंग, ब्राइटनेस, शाइनिंग, शाइन या फिर ब्राइटनेस, आप इसको याद रखोगे क्योंकि आपसे सिनोनिम और एंटोनिम वगैरह भी पूछे जाते हैं इनसे ही। अब देखिए ये साइन या ब्राइटनेस आपको याद रखना है। ग्लिमर क्या होता है, चमकना कोई चीज, शाइनिंग, शाइनिंग आपको पता ही है क्या होता है, ब्राइट है कोई चीज, चमकदार है, तो उसको भी क्या कहते हैं, ब्राइटनिंग या फिर ग्लिमरिंग। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप, अब जो ये चमकने वाला लैंडस्केप था, लैंडस्केप में जो भूदृश्य, वहां की जो चीजें थी वो सभी चमकती नजर आ रही थी। किस कारण से चमक रहा था, सूरज की रोशनी में चमक रहा था, यानी कि सन रेज जब इस धरती पर पड़ रही थी तो पूरा यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो सीनरी है, यहाँ की लैंडस्केप है जो वो चमकता हुआ नजर आ रहा था। पर अब वो क्या हो रहा है, फेड, क्योंकि सूरज अस्त होगा जैसे ही, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, अंधेरा होता जाएगा और सारी चीजें चमकना बंद कर देगी, अंधेरा छाते ही सब दिखना बंद हो जाएगा। ऑन द साइट, साइट मीन जो वो स्थान है, साइट क्या होती है, स्थान, यानी जो वो स्थान है यहाँ पर लैंडस्केप वाला, यानी जो ये सीनरी है यहाँ की जो जमीन है, ये धरती है, ये कब्रिस्तान है, सब कुछ अब फेड होता जा रहा है, उसकी ग्लिमरिंग, उसकी शाइनिंग खत्म होती जा रही है, यानी वो दिखना बंद हो गया है, अंधेरा छा गया है। एंड ऑल द एयर अ सोलम स्टिलनेस होल्ड्स, और देखिए जितनी की भी एयर है, यानी कि पूरी की पूरी हवा है, जो हवा में क्या रह रहा है, अब सिर्फ क्या है, सोलम, सोलम क्या होता है, गंभीरता, ग्रेवनेस, यानी कि एक गंभीरता छा गई है हवा में। हवा ने भी शोर शराबा करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, हवा भी बिल्कुल स्लोली मूव कर रही है। सोलम स्टिलनेस, स्टिलनेस क्या होता है, शांति, पीस,
जिसको हम क्या बोलते हैं, पीस, यानी कि एक गंभीर शांति छा गई है, हवा ने भी चलना बंद कर दिया है, बिल्कुल स्लोली मूव कर रही है हवा। तो ये क्या है, सोलम स्टिलनेस होल्ड्स, यानी कि पूरी हवा क्या है, उसके पास सिर्फ अब गंभीर शांति ही बची है हवा के पास, यानी शोर शराबा बिल्कुल बंद हो चुका है। सेव, सेव मीन इसको छोड़कर, अब आपको सेव को अलग रखना है, यानी कि इसको छोड़ दीजिए, सभी चीजों को छोड़ दीजिए, एक जगह पर सेव कर दीजिए। सिर्फ क्या बचता है वहां पर, वेयर द बीटल व्हील्स। अब देखिए बीटल व्हील्स, यानी बीटल है जो, बीटल क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा, एक कीट होता है, यानी कोई कीड़ा है यहाँ पर। बीटल क्या होता है, एक कीड़ा होता है। व्हील्स, व्हील्स क्या है, व्हील्स होता है वैसे पहिए, पर यहाँ पर क्या है व्हील्स, तो यहाँ पर व्हील्स है बीटल के पंख है यहाँ पर। तो यहाँ क्या याद रखेंगे हम, इस बीटल के जो व्हील्स, व्हील्स मीन उसके फीडर, फीडर मीन उसके पंख, इस बीटल के जो पंख है, हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, जो क्या कर रहा है, ड्रोन की तरह, ड्रोन आपने देखा होगा, ड्रोन भी एक बीटल की तरह ही, एक कीड़ा जैसे उड़ता है, ड्रोन भी तो वैसे ही उड़ता है। ड्रोनिंग फ्लाइट मीन, फ्लाई क्या होता है, फ्लाइट किससे निकला, फ्लाई से, यानी कि ये फ्लाई कर रहा है, जो ये बीटल है वो फ्लाई कर रहा है। और इसके जो पंख है, इनकी आवाज के अलावा यहाँ पर जो सभी चीजें सेव है, यानी जो बची हुई चीजें हैं, उनसे कोई आवाज नहीं आ रही है, यानी सारी जगह पर कि फुल यहाँ पर क्या है, ग्रेवनेस है, फुल सोलम है, सब चीजों में शांति है सिवाय किसके, बीटल के पंखों की आवाज के। उसके बाद देखिए एंड ड्राउजी टिंकलिंग। अब देखिए ड्राउजी क्या होता है, ड्राउजी होता है स्लीपी, यानी थोड़ी थोड़ी नींद में, जैसे हम उबासिया लेते हैं उसको बोलते हैं ड्राउजी। अब बिल्कुल नींद की अवस्था में, यानी बिल्कुल हल्के हल्के नींद आना, ड्राउजी। टिंकलिंग, टिंकलिंग क्या होता है, टन टन की जो आवाज होती है, आपने देखा होगा घंटी होती है जो एक बैल के गले में बंधी होती है, अब उसकी आवाज को हम क्या बोलते हैं, टिंकलिंग, जो बिल्कुल देखिए सॉफ्ट आवाज होती है, उसकी साउंड होती है, कभी भी जोर जोर से कानों को वो क्या नहीं करती, हार्श नहीं लगती वो कानों को, यानी कि जो कानों को आवाज हार्श नहीं लगती उस आवाज को हम बोलते हैं टिंकलिंग। यानी बैलों के गले में, गायों के गलों में जो घंटियां बजी हुई है वे कैसी है, ड्राउजी है। ड्राउजी मीन सॉफ्ट है सुनने में, बिल्कुल हल्की आवाज है उनकी। लल द डिस्टेंट फोल्ड्स, अब फोल्ड्स क्या है यहाँ पर, फ्लोक ऑफ शिप, शिप, फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि या आप काऊ लगा सकते हो, यहाँ पर गांव का एक झुंड है जो दूर से बिल्कुल शांति से चला जा रहा है। ये भी कहाँ जा रहा है, ये भी अपने घरों की तरफ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये मिडोज में चल रहा था और उसके बाद चला था, और यहाँ पर ये जाता हुआ दिखाया गया है कि जो ये गांव का झुंड था ये भी बिल्कुल, लल क्या होता है, लल होता है पीस, शांति, वो भी बिल्कुल शांति से, सिवाय किसके कि यहाँ पर जो एक गाय है, एक यहाँ पर शिप है, उसके गले में एक घंटी बंधी हुई है जिसकी आवाज बिल्कुल मधुर है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ घंटी की मधुर आवाज आ रही है और उसके अलावा बिल्कुल सारी जगह पर क्या है, शांति है। यहाँ पर राइम स्कीम क्या निकलेगी, तो सेम यहाँ पर राइम स्कीम निकलेगी जैसे कि हमारी ऊपर के स्टैंजे में थी। तो क्या थी यहाँ पर राइम स्कीम, साइट को हम किससे मैच करेंगे, फ्लाइट से, तो ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। होल्ड्स को हम किससे करेंगे, फोल्ड्स से, तो ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी। ए बी इसकी क्या रहेगी, राइम स्कीम रहेगी, यानी पूरी पोइम ही ये सेम राइम स्कीम में है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, स्टैंजे को देखते ही आप यहाँ पर पहचान सकते हैं, या फिर नहीं भी पता तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। अब यहाँ पर देखिए सोलम स्टिलनेस, तो यहाँ पर हम एक एक चीज देखेंगे। तो सोलम स्टिलनेस क्या है, सोलम, तो यहाँ पर देखिए एस, सोलम स्टिलनेस, जब किसी भी वर्ड में जो फर्स्ट लेटर होता है, किसी भी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर जो लगातार रिपीट हो रही है, टू वर्ड्स, देखिए टू या ज्यादा, तो देखिए जब भी टू और मोर, यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स है जो लगातार एक सीक्वेंस में इनकी फर्स्ट साउंड
यानी कि फर्स्ट लेटर की साउंड मैच होती है, यानी सेम होती है। मैच यानी कि सेम होती है। जब लगातार कई वर्ड्स में, जैसे कि देखिए सोलम, स्टिलनेस, ये दोनों एक साथ है और इनकी आगे की जो यहाँ पर इनकी जो ये लेटर है, इनकी साउंड है, ये दोनों सेम है। और ये दोनों लेटर कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। ये कौन से होंगे? कॉन्सोनेंट। कैसे लेटर है ये? कॉन्सोनेंट लेटर। तो जब ये कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होंगे तो वहां पर रिपीटिशन में हमें याद रखना है किस टाइप का ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो ये किस टाइप का होता है? तो ये होता है एलिट्रेशन। तो ये आपको याद रखना है, एलिट्रेशन। तो यहां से आपको देकर क्या पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये किस टाइप का है? एलिट्रेशन है। अब आगे पूछा जाएगा कि एलिट्रेशन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दो, डिस्क्राइब करो एलिट्रेशन को। तो इसलिए आपको यहाँ से एलिट्रेशन याद करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझ आया होगा। थर्ड देखिए, सेव दैट, यानी इसको छोड़कर। यहाँ पर भी क्या कहा था? सेव। और यहाँ भी क्या कहा है? सेव दैट, कि इनको छोड़कर। फ्रॉम योंडर, योंडर क्या होता है? किसी चीज की तरफ संकेत करना। तो यहाँ पर देखिए संकेत करते हुए आईवी मेंटल्ड टावर। अब देखिए ये टावर क्या होता है? टावर होता है खंबा वगैरह होता है जो। ये टावर कहाँ का है? तो देखिए पोइम कहाँ लिखी गई है? चर्च में। तो ये किसका होगा? चर्च का टावर, यानी चर्च का एक खंबा है जो आईवी मेंटल्ड। आईवी क्या होता है? ये एक बेल होती है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्तों वाली बेल। यानी कि देखिए यहाँ क्या दिया है? आईवी मेंटल्ड क्या होता है? कोई कोट वगैरह डाल लेना, कोई क्लॉक, कोई कपड़े पहन लेना। आईवी मेंटल्ड टावर, यानी कि टावर ने इस बेल के कपड़े पहने हुए हैं। यानी टावर पर चारों तरफ मान लीजिए यहाँ पर एक टावर है, कोई खंबा है और खंबे के चारों तरफ क्या लिपटी हुई है? तो ये एक बेल लिपटी हुई है। तो ये बेल ही क्या है? यहाँ पर इस टावर के कपड़े दिखाए गए हैं कि ये बेल क्या है? जैसे कि टावर ने कपड़े पहन रखे हो। यानी यहाँ पर क्या किया गया है? एक तुलना की गई है, मेटाफर दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है यहाँ पर? एक मेटाफर। तो क्या है यहाँ? मेटाफर। तो मेटाफर आपको यहाँ से याद रखना है, यानी कि रूपक। मेटाफर क्या होता है? रूपक। जब हम लाइक वर्ड का यूज नहीं करते, लाइक, एज, इन वर्ड्स का यूज ना करके डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं? कंपैरिजन दिखा देते हैं, तुलना दिखा देते हैं दो चीजों के बीच। तो देखिए यहाँ पर जो टावर है इसने क्या है? बेल के कपड़े पहने हुए है, यानी बेल इसके चारों तरफ लिपटी हुई है। इसकी तरफ क्या करता है पोइट? योंडर करता है। योंडर में संकेत करते हुए कोई चीज दिखाना। तो इनकी सिवाय यहाँ पर और क्या दिखाया गया है? एक टावर है जिसने बेल के कपड़े पहने हुए हैं। द मोपिंग आउल, मोपिंग क्या है? जो क्या करता है? किसी चीज को क्लीन करता है, साफ सुथरा बनाना। मोपिंग आउल, ये आउल क्या है? उल्लू है। जो यहाँ पर देखिए उल्लू बैठा हुआ है एक पेड़ पर, जो क्या करता है? मोप करता है, यानी कि वो क्लीन करता है इस जगह को, क्योंकि ये क्या है? उसकी खुद की जगह है। कब्रिस्तान में उल्लू ही तो रहते हैं। तो ये उल्लू है जो कहाँ रहते हैं? इस कब्रिस्तान में रहते हैं और वही इसको क्या करता है? साफ सुथरा बनाता है, मोप करता है। यहाँ पर डज टू द मून कंप्लेन। अब ये जो आउल है जो इस जगह को साफ सुथरा बनाता है, इस कब्रिस्तान को, वो क्या करता है यहाँ पर? मून से, मून क्या होता है? चांद। तो वो चांद से क्या करता है? कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। क्या शिकायत करता है? ऑफ सच, कि किस टाइप की शिकायत है वो? एज वंडरिंग। तो देखिए यहाँ पर है वंडरिंग, तो ये इसकी कॉन्टैक्ट फॉर्म थी वंडरिंग। वंडरिंग क्या होता है? घूमना, टू मूव अराउंड, घूमना, यहाँ वहां घूमना। तो ये क्या कंप्लेन करता है? मून से, चांद से ये कंप्लेन करता है कि यहाँ पर कोई वंडरिंग कर रहा है, कि ये मेरे एरिया में क्या कर रहा है? वंडरिंग कर रहा है। नियर द सीक्रेट बावर। अब सीक्रेट बावर क्या है? सीक्रेट क्या होती है? कबर। सीक्रेट बावर, वैसे देखिए सीक्रेट बावर, बावर क्या होता है? बावर होता है पेड़ों का एक झुंड, पेड़ों का झुंड होता है जो वो बावर कहा जाता है। पेड़ों का झुंड किसी जंगल में, जिसको हम कुंज भी बोल देते हैं। यानी ऐसे पेड़ जो क्या करते हैं? एक ग्रुप में होते हैं, झुंड में होते हैं और उनके नीचे छाया बनी होती है, उसको बावर कहा जाता है।
बोवर या बावर। अब देखिए इसी को हम हिंदी में अगर बात करें तो कुंज ही कहते हैं। अब जो ये बावर है, सीक्रेट बावर क्यों है? क्योंकि ये इसकी सीक्रेट जगह है इस आउल की। अब इस आउल की सीक्रेट जगह में कौन आया है? यहाँ पर एक अजनबी आ गया है। वो अजनबी कौन है? वो था पोइट, जो क्या यहाँ पर संकेत दे रहा था फर्स्ट स्टेंजा के अंदर कि मैं यहाँ पर हूँ। यानी जब ये पोइट यहाँ पर आता है तो पोइट जो ये आउल है वो कंप्लेन करता है चांद से कि कोई मेरे सीक्रेट वॉवर में, कोई मेरे रहस्यमय यानी कि जहाँ पर कोई भी नहीं आता, मेरा यहाँ पर सीक्रेट स्थान है, सीक्रेट रहने की जगह है, यानी कि ये कब्रें है जो सीक्रेट वॉवर, इनकी जो ये कब्रें है, जो कब्रों के घर बने हुए हैं, इन कब्रों के घरों में कौन रहता है? आउल रहता है। और जब वो इस पोइट को देखता है तो वो कंप्लेन करता है मून से कि ये यहाँ पर कोई अजनबी घूम रहा है, यानी मेरे सीक्रेट जगह पर ये अजनबी क्या करने आया है। तो ये कंप्लेन मून से करता है आउल। मोलेस्ट हर एंशिएंट सोलिटरी रेन। रेन क्या होता है? कोई शासन करना। रेन क्या होता है? शासन करना। यानी कि जब कोई राजा महाराजा का पर्सनल शासन करने का एरिया होता है, जो उसका किंगडम होता है, उसको रेन बोलते हैं। सोलिटरी होता है अकेला, यानी कि सोल पर्सन, अकेला व्यक्ति वहां पर क्या करता है? शासन करता है। वो अकेला व्यक्ति कौन है शासन करने वाला कब्रिस्तान में? तो वो आउल है। आउल खुद को कहता है कि जो मेरा सोलिटरी रेन है, यानी ये मेरा अकेले का ही किंगडम है, मेरा अकेले का राज्य है ये कब्रिस्तान, यानी मेरी जगह है ये रहने की। एंशिएंट, एंशिएंट मीन प्राचीन, कि प्राचीन काल से ही मैं यहाँ पर रहता आया हूँ, यानी प्राचीन समय से, पुराने समय से ही मैं इस कब्रिस्तान में रह रहा हूँ। मोलेस्ट हर, हर किसके लिए यूज हुआ है? हर यूज हुआ है इस आउल के लिए। यानी वो क्या बात कर रहा है यहाँ पर? जैसे कि कुछ लेडीज होती है, वो कहाँ रहती है? अपने सीक्रेट कुंज में रहती है, यानी वो अपने छिपकर रहती थी पुराने जो समय में कोई भी राज्य में। अब देखिए रेन यहाँ से लिया है, यानी किसी भी किंगडम में, किसी भी राज्य में राजा की जो रानियां होती थी वो छिपकर रहती थी बोवर में, यानी कि अंदर ही अंदर रहती थी, वो कभी भी बाहर नहीं निकलती थी। ठीक उसी तरह से ये खुद का कंपैरिजन करता है आउल कि मैं इन रानियों की तरह, अब रानी बना है तो वो उसके लिए क्या यूज किया गया? हर यूज किया गया है। मोलेस्ट क्या होता है? यहाँ पर आकर किसी की जगह को तहस नहस करना, यानी कि ये व्यक्ति मेरी जगह को तहस नहस करने के लिए आया है, मुझे तंग कर रहा है ये। तो क्या बोलता है यहाँ पर आउल? मून से बोलता है कंप्लेन करते हुए कि जो ये मेरा अकेले का जो ये शासन था, अकेले की जो ये किंगडम था, उसमें एक व्यक्ति आकर मुझे तंग कर रहा है, मुझे मोलेस्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये कंप्लेन ये करता है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो यहाँ पर पोइट आया हुआ है वो इशारा करते हुए क्या दिखाता है? वो दिखाता है टावर पर एक बेल लिपटी हुई है, यानी इस टावर ने कोट पहना हुआ है, एक कपड़े पहने हुए हैं, ये दिखाता है। और जो ये आउल है वो इस जगह की क्या करता है? मोपिंग करता है, साफ सफाई रखने का काम करता है, क्योंकि ये उसकी खुद की जगह है। और अब वो क्या करता है? मून से कंप्लेन करता है, चांद से कंप्लेन करता है कि एक अजनबी घुस आया है मेरे एरिया में, मेरे सीक्रेट बोवर में, और वो मुझे मेरे अकेले के किंगडम में आकर, क्योंकि ये सारी जगह मेरी है, मैं कब्रिस्तान में रहता हूँ, और मुझे आकर ये परेशान कर रहा है। तो ये हुआ हमारा 3 स्टेंजास। तो ये आपको याद रखने हैं, सेम राइम स्कीम होगी, आगे आप खुद भी बना सकते हो। देखिए टावर, बावर, कंप्लेन, रेन, तो ये भी ए बी स्कीम यहाँ पर निकलेगी। तो इतनी चीज़ें 3 स्टेंजास आपको यहाँ से पढ़ने हैं। एक और बार आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। 1-2 बार और रिपीट करना आप इस वीडियो को, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।